दोस्तों, सिंक्रो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर कक्षा 12 का जीव विज्ञान लेकर आए हैं। कक्षा 12 के जीव विज्ञान के अंतर्गत हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? तीसरा, यानी इसे हम कहते हैं मानव जनन। कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग? मानव जनन, यानी इसे हम कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक, ये अध्याय तीसरा चल रहा है और इसके अंतर्गत हमने एक पीछे वीडियो बना दिया। उसमें हमने बताया है कि मानव जनन की क्या कौन सी प्रक्रिया होती है मानव जनन में। इस सब बातें में हमने पीछे चर्चा की है परिचय के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो मानव होता है इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? लैंगिक जनन होता है। मानव कौन सा जनन होता है? लैंगिक, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या इसलिए होता है क्योंकि जो मानव में नर जनन अलग प्राणी में और मादा जनन अलग प्राणी में, यानी दोनों जो नर जनन और मादा जनन अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल कहते हैं, यानी कि हम इन्हें एक लिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लिंगी। और एक लिंगी जीवों में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। यानी इसमें कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। यानी इसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। तो अगर हम मानव जनन को अगर अच्छा से पढ़ना चाहते हैं, बहुत बेटर तरीके से समझना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा और जो कि आपको समझने में बड़ा आसानी होगा, एकदम इजीली देखने समझ में आएगा आपको। तो इसको हमें अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि इस क्रिया को 3 भागों में बांट देना चाहिए। कितना भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटकर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक अगर हम इसमें देखेंगे तो पहला अगर लैंगिक जनन क्रिया होता है, सबसे पहले होता है निषेचन पूर्वक घटना। निषेचन पूर्वक घटना, इसे हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक, तो इससे हम पहला क्या करेंगे? निषेचन पूर्वक घटना, यानी इसमें हम युग्मक जनन और युग्मक हस्तांतरण का अध्ययन करेंगे। यानी कि युग्मक यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण किस प्रकार होता है, किससे होते हैं, किस अंग से होते हैं, इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत एक और टॉपिक पढ़ते हैं हम, युग्मक स्थानांतरण, यानी कि गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट ट्रांसफर क्या होता है कि किस प्रकार एक युग्मक दूसरे युग्मक से निषेचन करने के लिए पहुंचता है, वह प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये होता है निषेचन पूर्वक घटना। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे निषेचन। दूसरा टॉपिक इसमें क्या पढ़ेंगे? निषेचन। निषेचन मतलब होता है, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। कहते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द्वारा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द्वारा जो उत्पन्न होते हैं युग्मक दोनों, यानी कि शुक्राणु यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या होते हैं? स्पर्म बनते हैं, यानी शुक्राणु बनते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से यानी कि ओवरी से ओवम बनते हैं, यानी कि एक सेल बनते हैं। ये दोनों जब मिलते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन, यानी नर युग्मक जनन और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की यानी कि संयोजन को, तो इसे हम क्या कहते हैं? संलयन को हम इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? हम निषेचन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तीसरा जो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना, यानी इसे हम जाएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक, तो तीसरा कौन सी टॉपिक होगी? निषेचन पश्च घटना है। अब देखिए,
जब निषेचन क्रिया हो जाती है, भाई निषेचन क्रिया हो गया तो उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, और युग्मनज के बाद क्या बनते हैं उसमें यानी कि उन कोशिकाओं में, युग्मनज में क्या होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण से क्या बनता है, संतान। भ्रूण से विकसित होकर क्या बनता है, संतान यानी शिशु, और प्रसव के दौरान उनकी उत्पत्ति होती है। तो ये घटना क्या कहलाती है, निषेचन पश्च घटना, यानी निषेचन के बाद जो क्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं, निषेचन पश्च घटना यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो मानव जनन को हम 3 भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे। पहला है निषेचन पूर्व घटना, दूसरा निषेचन, तीसरा निषेचन पश्च घटना यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो अब हम बात करेंगे, पहले टॉपिक की बात करते हैं हम। हमारा क्या होगा, पहले टॉपिक यानी निषेचन पूर्व घटना। तो निषेचन पूर्व घटना में 2 क्रियाएं होती हैं। एक जो होता है युग्मक जनन, इसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस यानी कि युग्मक जनन। युग्मक जनन वह प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। तो युग्मक जनन क्या होता है, निर्माण की क्या करता है, युग्मक, ठीक, यानी कि स्पर्म का बनना। तो हमें देखिए, जब हम पिछले वीडियो में बताए थे, इसमें जैसे है नर व मादा, ठीक है। तो मादा से क्या होता है, कौन सा युग्मक बनता है, नर युग्मक बनता है, और मादा से मादा युग्मक, ठीक। तो नर युग्मक में कौन सा है, शुक्राणु बनते हैं, और यानी कि हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। शुक्राणु को क्या कहते हैं, स्पर्म, ठीक। और इसे क्या बोलते हैं, अंडाणु, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं, ओवम, या हम कह सकते हैं इग सेल। क्या बोलते हैं, इग सेल। तो ये क्या है, युग्मक जनन यानी युग्मक का जनन, ठीक। अब दूसरा जो जिसमें अंदर आता है, जिसमें हमने बताया था युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण यानी कि गैमेट ट्रांसफर। क्या होता है, गैमेट ट्रांसफर होता है। तो अब देखिए, जो युग्मक जनन में जो होता है, इसे हम 2 प्रकार से होते हैं, ये 2 प्रकार प्रक्रिया होती है, ठीक है। युग्मक जनन की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है। जैसे हमने बताया कि एक होता है शुक्राणु जनन। युग्मक जनन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है शुक्राणु जनन, इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। और दूसरा क्या होता है, अंडाणु जनन। क्या होता है, यानी हम इसे अंड जनन कह सकते हैं, अंड जनन, सॉरी, इसे हम ऊगैमी क्या कहते हैं भाई, अंड जनन को ऊजेनेसिस, ठीक। तो शुक्राणु जनन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि शुक्राणु जनन में शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु जनन में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, और इसे हम क्या कह सकते हैं, स्पर्म भी कहते हैं। और अंड जनन में अंडाणु का यानी एक सेल का निर्माण होता है, ठीक। तो ये हो गए शुक्राणु जनन और अंड जनन। अब देखिए, अब हम बात करते हैं शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो शुक्राणु जो होता है यह नर जनन अंग द्वारा उत्पन्न होता है इसकी। तो अब हम बात करेंगे इसमें, इस प्रक्रिया के अंतर्गत नर जनन अंग तंत्र, ठीक।
नर जनन अंग तंत्र। ठीक, इसे बोलते हैं मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन सिस्टम। ठीक, क्या है मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि नर जनन अंग तंत्र। अब कौन कौन से हैं भाग हैं जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इसके बारे में हम इसमें अब अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जो नर जनन अंग होता है इसे दो भागों में बांटा गया है। नर जनन अंग को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। नर जनन अंग को हम कितने भागों में बांटे हैं? दो भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला इसमें कौन सा भाई? जिससे प्राथमिक जनन अंग क्या होता है? प्राथमिक जनन अंग यानी से कहते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल, प्राथमिक जनन अंग। ठीक, सॉरी यहाँ जनन नहीं हो रहा, लैंगिक, प्राथमिक लैंगिक अंग यानी कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक, दूसरा जो होता है इसमें सहायक या द्वितीयक जनन लैंगिक अंग। सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग यानी इसे हम क्या कहते हैं? एसेसरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक, यानी सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग और पहला क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग। तो प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है? नर का वृषण होता है। क्या होता है भाई? वृषण होता है। या हम इसे कहते हैं टेस्टिस। ठीक, प्राथमिक अंग कौन सा है? नर जनन अंग का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है? नर में वृषण होता है, यानी इसे हम टेस्टिस कहते हैं। ठीक, दूसरा जो होता है सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। तो सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग जो होता है इसमें वे अंग जो जनन के लिए सहायक होते हैं, जनन क्रिया के लिए क्या होते हैं? सहायक होते हैं, और वे अंग जो जनन क्रिया में भाग लेता है। तो शुक्राणु यानी वे अंग जो शुक्राणु का निर्माण करते हैं, जिसमें अंगों का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक लैंगिक यानी वृषण कहते हैं। सहायक लैंगिक या द्वितीयक लैंगिक अंग में क्या होता है? इसमें दो चीज़ होती हैं। एक होती है सहायक नलिकाएं तथा सहायक ग्रंथियां। ठीक, सहायक ग्रंथियां। ठीक, दो चीज है, एक होती है सहायक नलिका, दूसरी होती है सहायक ग्रंथियां। तो एसेसरी ट्यूबुल कौन होते हैं? इसे हम एसेसरी ट्यूबुल, इसे हम एसेसरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक, तो एसेसरी ट्यूबुल कौन से होते हैं? टेस्टिस
यानी इसे हम कहते हैं वृषण जालक। ठीक। दूसरा होता है वासा डिफेंसिया। इसे हम कहते हैं शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका। ठीक। तीसरा कौन सा होता है? एपिडिडाइमस। ठीक। यानी इसे कहते हैं हम अधिवृषण। इसे क्या कहते हैं? अधिवृषण। ठीक। इसके बाद वास डिफरेंस सॉरी, इसे हम होता है शुक्रवाहिनी। ठीक। तो ये होते हैं सहायक नलिकाएं। कौन सी नलिकाएं होती हैं? सहायक नलिकाएं होती हैं। दूसरा होता है सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है शुक्राशय। क्या होता है? शुक्राशय। यानी इसे हम क्या कहते हैं? सेमिनल वेसाइकिल। ठीक। शुक्राशय हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक। और तीसरा क्या होता है? बल्बो यूरेथ्रा कह सकते हैं। यानी इसे हम कॉपर ग्रंथि कहते हैं, या हम कह सकते हैं बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड। ठीक। तो ये है सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग, जिसे हम सहायक, इसमें दो होती हैं, सहायक नलिकाएं होती हैं और सहायक ग्रंथियां होती हैं। ठीक। और पहला क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग यानी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन यानी वृषण। क्या है? वृषण। तो वृषण में ही क्या होता है? शुक्राणु यानी कि नर युग्मक का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं? जिसमें नर युग्मक का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं, यानी टेस्टिस कहते हैं। और जो उस युग्मकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग यानी एसेसरी या सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो अब हम बात करते हैं टेस्टिस की बात करें हम सबसे पहले, फिर हम बात कर देंगे इसकी सहायक ग्रंथि। ठीक। तो देखिए पहला क्या है? वृषण यानी टेस्टिस। ये क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। तो मनुष्य में जो होता है एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। यह जो होता है वृषण कोश में स्थित होता है, कवरिंग होता है, वृषण कोश से चारों ओर से घिरा होता है और यह शरीर के बाहर, ठीक, इससे शरीर से बाहर और शीर्ष में यानी पेनिस के आधार से लटका होता है। ठीक है। और दोनों हमारे पैरों के बीच में स्थित होता है, हम कह सकते हैं। तो जो वृषण होता है उसकी हम बात करें तो वृषण कितने होते हैं? दो जोड़ी होते हैं।
ठीक, इस तरह होता है। और यह एक घेरा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, वृषणकोश, यानी कि स्क्रोटम, क्या कहते हैं इसे हम, स्क्रोटम कहते हैं, स्क्रोटम वृषणकोश। और ये क्या होते हैं, यह टेस्टिस होते हैं, यानी कि वृषण क्या होते हैं, टेस्टिस। ठीक, तो देखिए जो वृषण होता है ना, यह जो टेस्टिस दिखाई दे रहा है, यह लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा अंडाकार संरचना होता है। इसकी जो लंबाई कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे सिर्फ 3 से 5, सॉरी, इसकी जो लंबाई होती है 3 से 5 सेंटीमीटर होती है लंबा, और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा अंडाकार संरचना होता है। कैसी संरचना होती है, अंडाकार संरचना होता है। और ये इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी, ठीक है, शुक्राशय से आती है और मूत्र भाग में जाके होती है, होती हुई। तो ये जो होता है वृषण होता है। अब देखिए जो वृषण का जो ये बाहर होता है, क्या होता है, ये हमारे शरीर के बाहर होता है। हमने बताया जो होता है यह उदर गुहा जो मसल्स होती है उससे जुड़ा होता है, और यह वृषण कोश में स्थित होता है। और वृषण कोश क्या होता है, और हमने बताया कि जो ये हमारे शरीर से बाहर उदर गुहा के नीचे, यानी धड़ के आगे, यानी कि हम श्रोण में खड़ा कह सकते हैं, आगे की ओर उसके। और जो होता है ये हमारे जो शिश्न होता है, यानी जो पेनिस होता है, उसके आधार से क्या होता है, नीचे की ओर लटका, यानी दोनों टांगों के बीच में स्थित होता है। इसे हम क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं, यानी टेस्टिस कहते हैं। और इसका जो टेम्परेचर होता है, पूरे शरीर के टेम्परेचर से लगभग 2 से 3 सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस डिग्री क्या होता है, कम होता है। पूरे बॉडी के टेम्परेचर से कितना कम होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा इसलिए होता है कि जो स्पर्म होते हैं ना, उनके अनुकूल स्थिति के लिए क्या होता है कि बॉडी से कुछ कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, अनुकूल स्थिति में। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक। तो यहाँ की यानी इसको क्या होता है कि जो शुक्राशय, जो स्पर्म होता है, स्पर्म को जीवित रहने के लिए या अनुकूल परिस्थिति में रहने के लिए क्या मतलब इसका, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है, टेम्परेचर कम होना चाहिए। ठीक, जिससे उनका विस्कोसिटी जो भी उनकी चीज़ें बनी रहे। जिससे मान ये शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसका जो होता है लगभग बॉडी के डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है वृषण में। तो अब हम बात करते हैं, तो जो वृषण होता है यह वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित होता है। वृषण जो होता है वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित होता है। और वृषण कोश क्या होता है कि एक थैलीनुमा संरचना होता है। वृषण कोश नर में क्या होता है, एक जोड़ी थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें वृषण क्या होता है स्थित होता है। और उस थैलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। और इसमें क्या होता है, वृषण टेस्टिस उपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं कि अब इसकी संरचना के बारे में देखते हैं, इसकी संरचना कैसे होती है।